दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आज के इस पूरक व्याख्यान 2 में, जिसका कि शीर्षक आप लोगों को पता होगा, द संथाल रेवेलियन या संथाल हुल और ताना भगत का आंदोलन, द ताना भगत मूवमेंट। दोस्तों, पिछले पूरक व्याख्यान में जो कि आप लोगों ने सुना, जो बिरसा उलगुलान के बारे में था या फिर कहें कि बिरसा आंदोलन के बारे में था, हम इस पूरक व्याख्यान को उसी कड़ी में आगे पिरोते हुए शुरू करना चाहते हैं। जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने बताया कि बिरसा मुंडा का जो जीवन काल था वह काफ़ी कम था और सिर्फ 6 सालों में ही, भले ही आंदोलन का विस्तार जो है सिर्फ छोटा नागपुर तक ही सीमित रहा, लेकिन सिर्फ 6 सालों में ही उन्होंने काफ़ी हद तक जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और जब जून 1900 ईस्वी में झारखंड के धरती आबा यानी बिरसा मुंडा का देहावसान होता है, वो शहीद होते हैं, तो भी जो ये उलगुलान होता है वह कहीं से भी ख़त्म नहीं मालूम पड़ता। इसकी जो लौ है वो मध्यम जरूर होती है, लेकिन यह उलगुलान चलते रहता है। इसकी जो आग है वो अंदर ही अंदर सुलग रही होती है। और इस लौ या फिर इस आग को जो मध्यम गति से जल रही थी, उसको हवा देने के लिए और एक शोषण मुक्त आदिवासी समाज की स्थापना के लिए फिर से एक नायकत्व की जरूरत पड़ी थी। और बिरसा मुंडा के आंदोलन ने या फिर उलगुलान ने जो बुनियाद रखी थी, हालांकि पिछले व्याख्यान में, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया कि यह उलगुलान जो था यह आदिवासी जनजातीय आंदोलनों की कड़ी में एक आंदोलन था। और उसके काफ़ी पहले अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हम पाएंगे कि 1855-56 के समय में हुल विद्रोह हुआ था, जिसके बारे में मैं इस लेक्चर में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इस लेक्चर की शुरुआत जहां मैंने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था, अर्थात उलगुलान, उसके बाद ही मैं शुरू करना चाहता हूं। और उस कड़ी में आगे जो आंदोलन आता है वह होता है ताना भगत का आंदोलन। और इस लेक्चर की शुरुआत में आप यह समझ लें कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि बिहार झारखंड के परीक्षाओं में तो पूछा ही जाता है। कभी कभी जो है आपको संघ लोक सेवा आयोग के जनरल स्टडीज के सेक्शन में, सामान्य अध्ययन में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, जनजातीय आंदोलनों से या फिर ज़्यादा आप कहें तो ज़्यादा फोकस्ड ताना भगत। मानव शास्त्र के जो विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं, पिछले साल भी यह प्रश्न बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में आया था, ताना भगत आंदोलन पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो यह जो है ताना भगत का आंदोलन, वह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। दूसरे महत्वपूर्ण आंदोलन को जो इस व्याख्यान में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने बताने की, वह है संथाल आंदोलन या फिर संथाल हुल। और दोनों आंदोलनों के अपने मायने हैं। किस तरह से इतिहासकारों ने इसे परखा, किस तरह से राजनीति विज्ञान के छात्रों ने, अध्यापकों ने इसे परखा है, किस तरह से मानव विज्ञान के छात्रों अध्यापकों ने इसे परखा है, इसके बारे में हम यह जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद भी उलगुलान जो है वह ख़त्म नहीं हुआ था। और उसके बाद में इसकी लौ मध्यम तो पड़ी, लेकिन यह कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इसकी ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी और एक नायकत्व की तलाश में थी। और जो बिरसा आंदोलन की जो बुनियाद थी, उसी पर अप्रैल 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में ताना भगत का आंदोलन शुरू होता है। और ताना भगत का जो ये आंदोलन है, इसके
सूत्रधार जो है वो जतरा उरांव, इनको माना गया है। और जैसा कि इतिहासकारों ने लिखा है कि जब ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था तब जतरा उरांव जो है वो अपने सिर्फ 20 अनुयायियों के साथ ही इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अगर प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने स्लाइड में लिखा है रिलीजियस मूवमेंट इन फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब प्रारंभिक वर्षों में जो है, प्रारंभिक वर्षों में यह ताना भगत आंदोलन जो है एक धार्मिक आंदोलन रहता है। और जो जगह रहती है जहाँ पर जतरा उरांव का जन्म होता है वह जगह गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगारी नवाटोली में इनका जन्म होता है। और अगर हिंदी कैलेंडर के अनुसार से देखें हम तो वह जो है आश्विन की अष्टमी तिथि रहती है। और अगर अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से देखें, जो जूलियन कैलेंडर, तो 1888 सन 1888 में इनकी जो माँ रहती हैं उनका नाम लिबरी रहता है और पिता जो है वो कुंडल उरांव रहते हैं, उनके यहाँ इनका जन्म होता है। और अंग्रेजी जन्म तिथि जो रहती है वह 10 अगस्त मानी गई है। और शायद यह जो तिथि थी, इस तिथि के कारण ही इनका नाम जो है ताना भगत जो है कि पड़ा था। और ये जो अंग्रेजी तिथि है 10 अगस्त, इसी दिन हम लोग इनका जन्म दिवस मनाते हैं। इनकी पत्नी का जो नाम था वह था बंधनी उरांव। अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लेंगे। और इनकी 6 संतानें थी, जिसमें 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। तो यह जो है यह इनके जन्म की कहानी है। आप इसमें जो तथ्य हैं उनको नोट करते चलेंगे, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आरंभिक वर्षों में जो ताना भगत का जो आंदोलन होता है, वह ताना भगत का आंदोलन जो है वह पुरुष धर्म के रूप में भी जाना जाता है। तो यह जो है कि यह शुरुआत की कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि इस स्लाइड पर मैंने एक समाचार पत्र की वेबसाइट से प्राप्त की हुई तस्वीर लगाई। इस तस्वीर में जो है बाएं तरफ, बाएं पहलू में आपको उनकी मूर्ति दिखेगी जतरा उरांव की, और दाहिनी तरफ जो है आप देखेंगे गांधी टोपी और खादी के वस्त्रों में कुछ लोग खड़े हैं। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो शायद चूँकि उसकी लिखावट जो है काफ़ी धुंधली है, यह किसी वेबसाइट से ली हुई तस्वीर है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें इन्होंने लिखा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, और जो एक्ट है उसके कुछ प्रावधान हैं, उसके कुछ प्रावधानों का जिक्र है और वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो वो क्या है हम लोग आगे इस लेक्चर में जानेंगे। लेकिन जहाँ तक कि इनकी वेशभूषा है, उस वेशभूषा से आप ये समझ चुके होंगे कि यह समुदाय जो है, जो ताना भगत का जो समुदाय है, वह है अपने गांधीवादी विचारों और गांधी टोपी, खादी के वस्त्र, अंगोछे और झोले से पहचाना जा सकता है। और गांधी को ये लोग जो हैं, ताना भगत समुदाय जो इनके अनुयायी थे, वह गांधी को जतरा उरांव का ही पुनर्जन्म मानते थे। तो ये जो है यह सिर्फ आपकी समझ के लिए यह चित्र मैंने अपने इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक साल में जब आप देखेंगे तो इनकी कहानी कुछ इस तरह से रहती है कि जतरा उरांव जो है बहुत शांत और गंभीर प्रवृत्ति के बालक थे। और इनकी जो प्रवृत्ति, गंभीर प्रवृत्ति थी, उसको देखकर इनके माता पिता यह कहते हैं कि आप ओझा या भगत बनिए। और जब यह युवा होते हैं तो उनके स्वयं के भी मन में तंत्र मंत्र जो है उसको सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और वह पड़ोस के ही एक गांव में, उस गांव का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस गांव का नाम रहता है हेसराग। और इनके प्रारंभिक गुरु जो रहते हैं वह तुरिया भगत कहते हैं।
तो यह जो है अपनी तंत्र मंत्र की पढ़ाई और जो जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए जो है वह तूरिया भगत के पास जाते हैं। और चूँकि एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे तो उनके मन में यह बार बार आते रहता है कि जो भूत है वह, या फिर आप कहें जो एविल स्पिरिट है, वह किस तरह एक मनुष्य को पकड़ता है और एक बलि के बाद, मात्र एक मुर्गे की बलि के बाद वह जो है छोड़ देता है। और उनके मन में यह बात आती है कि क्यों ना उस बलि को देने के बजाय हम उस भूत को जो है वह भगाएं। और बाल मन में इनके जो यह बात बैठती है उसका प्रभाव काफ़ी आगे तक पड़ता है। और यह जो ताना भगत का जो पंथ है, जो सेक्ट है, इस पंथ को मानने वाले लोग जो हैं यह भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास जो है दूसरे ढंग से रखते थे, या आप कहें तो आत्म शुद्धि, शुचिता और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव में ज़्यादा थे। क्यों थे वो हम आगे जानेंगे। तो इनके बाल मन में यह विचार आता है कि किसी भी तरह का सेक्रीफाइस या फिर चढ़ावा देने के बजाय क्यों ना हम भूत को ही भगाएं। और इनके बचपन की एक कहानी यह भी है कि जब यह किसी चिड़िया का अंडा उतारने के लिए एक पेड़ पर चढ़ते हैं तो वह अंडा जो है वह ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। और जब ज़मीन पर वह अंडा टूट कर गिरता है तो उस अंडे से निकला तरल पदार्थ इनके मन मस्तिष्क पर काफ़ी हद तक प्रभाव छोड़ता है और यह संकल्प लेते हैं कि अब से मैं जीव हत्या नहीं करूँगा। तो इस पंथ के कुछ मूलभूत बातों में एक बात यह भी है कि जीव हत्या यहाँ पर वर्जित है। और फिर जब इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह आत्मज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह हेसराग गांव के निकट ही अरंगलिया तालाब रहता है, जहाँ पर यह एक दिन पानी में डुबकी लगाने के क्रम में जो है कि यह आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। उन्हें यह बोध होता है कि उन्हें धर्मेश जो कुरुख जाति के, जैसा मैंने बताया कि ताना भगत मूवमेंट को शुरुआती दिनों में कुरुख धर्म के नाम से भी जाना जाता था, और उन्हें जो है अपनी कुरुख जाति के सर्वोच्च देवता धर्मेश का दर्शन प्राप्त होता है। और वहाँ से यह जो है कि अपने पंथ को फैलाने के लिए अग्रसर होते हैं। ताना जो शब्द है, ताना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खींचना, तानना या फिर ताना मारना, अर्थात किसी को कोई बात जो है वह ताना मारना। और यह जो टाना शब्द है, टाना शब्द का एक शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि जो ब्रिटिश सत्ता है या फिर जो ब्रिटिश राज है उसके समर्थकों को भी हम एक ताना मार रहे हैं। और इसका भावार्थ यह है कि हम किसी भी गलत काम के आगे नहीं झुकेंगे और अपने मत या विचार पर जो है बिल्कुल तन कर खड़े रहेंगे। अपने जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए हम जो है वह तन के खड़े रहें। तो फिर यहाँ से इनकी शुरुआत होती है कि जो हम धार्मिक सुधार या फिर जो भूत प्रेतों पर विश्वास की बात है उसको लेकर जो अंधविश्वास व्याप्त है आदिवासी समाज में, उसके खिलाफ हम संघर्ष करें। धीरे धीरे कालांतर में इनकी अनुयायी बढ़ती हैं। जब इनके अनुयायी बढ़ते जाते हैं तो फिर जो उस समय के ज़मींदार और अंग्रेज़ जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उन प्रशासनिक पदाधिकारियों के मन में भी एक भय जो है उत्पन्न होता है। शुरुआती दौर में जतरा उरांव का जो चिंतन था वो सिर्फ आर्थिक सुधारों पर था, लेकिन क्योंकि वह जो उरांव जो जनजाति है उसकी गरीबी से काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं। और इनके आर्थिक सुधारों पर चिंतन में एक खास बात यह थी कि यह जो है इनको 3 उपाय दिखते हैं जो कि परस्पर संबंधित रहते हैं, और उन परस्पर संबंधित उपायों और सुधारों में जो है 3 तरह के सुधार जो हैं
वह वह देख पाते हैं, जिसमें कि सामाजिक सुधार है, धार्मिक सुधार है और आर्थिक सुधार है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जो सुधार होते हैं, ये सुधार का जो मूल बिंदु जो होता है वह मूल बिंदु आर्थिक सुधार ही होता है। तो यह जो है कि यह तीन पक्ष इनके आंदोलन के हैं, इनको आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि प्रीलिम्स के लिहाज से नहीं लेकिन मेंस के लिहाज से अगर आप बीपीएससी की परीक्षाओं में लिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक प्रश्न ताना भगत आंदोलन से आए। तो इस चीज़ को आप नोट करते चलेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो मूल बिंदु था वह आर्थिक सुधार का मूल बिंदु था और इनके मत पर जो है वैष्णव मत का प्रभाव था। लेकिन जो वैष्णव मत है उसका प्रभाव इस पंथ पर कैसे आया, इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। और इसकी चर्चा भी मैंने कर देखी। यह धर्मेश जो उनके सर्वोच्च देवता हैं कुरुख जाति के लोगों के, उसके आदेश पर, उनके आदेश पर यह एक नया धर्म स्थापित करने की बात करते हैं। और इस नए धर्म की स्थापना में उनकी जो कुछ मूल बातें रहती हैं उसमें पशु बलि, मांस मदिरा पर रोक है और सादा जीवन की बात उन्होंने कही है और अपने घर में तुलसी चौरे की स्थापना की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक जो उरांव जनजाति है वह दूसरे लोगों के अधीन में कार्य करती रहेगी तब तक उसकी उन्नति असंभव है। और इसके पीछे उनका तर्क यह था कि जो श्रम वह दूसरे जातियों के अधीन होकर कर रहे हैं, जो श्रम का साध्य कार्य, उससे दूसरी जातियां या फिर जमींदार कहें ज़्यादा क्लियर वे में, तो उससे जो जमींदार हैं वही ज़्यादा समृद्ध होते जाएंगे और उरांव जनजाति जो है, उरांव जनजाति दिन ब दिन गरीब होती जाएगी। तो यह जो है यह उनके पंथ की कुछ मूल बातें थी कि हमें बेगारी नहीं करनी है। और जतरा उरांव बार बार अपने अनुयायियों से यह पूछते हैं कि ज़मीन किसकी है, खेत किसका है, या बाग बगीचे किसके हैं, घर और तालाब किसके हैं। और जब उत्तर मिलता है कि हमारे हैं तो वह आगे यह भी कहते हैं कि जब ज़मीन जो है वह पुरखों ने प्रदान की है तो उस पर लगान लेने वाले ज़मींदार और अंग्रेज कौन होते हैं, अतः लगान मत दो। आप इस आंदोलन में यह चीज़ देख रहे हैं कि लगान या फिर कर, लगान या कर का जो है यह विरोध करते हैं। आप आगे देखेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जहां पर लगान या कर का जो है विरोध होता है। और कर में या फिर नमक कर हो या फिर किसी और भी तरह का कर हो, उन टैक्सेज का विरोध होता है और लोग जो है असहयोग करते हैं। इसके पहले मैंने आपको ये भी बताया कि जो भूत प्रेतों पर विश्वास की बात है तो वह इनके पंथ में मना था कि हम भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन प्रतीकात्मक रूप में यह जो है कि रात में भूत भगाने के लिए एक मानव श्रृंखला का निर्माण करते थे। और वह जो मानव श्रृंखला होती थी उस मानव श्रृंखला से, जैसे कि मैंने बिरसा मुंडा के लेक्चर में भी बताया कि सोशल कोहेसिवनेस जो है वह सोशल कोहेसिवनेस कहीं ना कहीं उससे विकसित होती है। तो वह चीज़ यहाँ भी है कि वह जो मानव श्रृंखला इनके द्वारा बनाई जाती थी उससे कहीं ना कहीं एक सोशल कोहेसिवनेस जो है वह डेवलप होती थी। और वह जो मानव श्रृंखला होती थी वह प्रतीकात्मक रूप में एक धनुष के आकार में होती थी। और यह जो धनुष का जो आकार होता था यह कहीं ना कहीं आप कहें तो विरोध का एक चिन्ह होता था। वह विरोध जो जमींदारों, साहूकारों या फिर ब्रिटिश राज के खिलाफ होता है। और झारखंड के जो एक मानव वैज्ञानिक रहते हैं जिन्हें भारतीय मानव विज्ञान का पिता भी कहा गया है, एस सी रॉय, मुंडा एंड देयर कंट्री, जिन्होंने लिखी थी,
उन्होंने यह लिखा है कि जतरा की भूत भगाने की यह जो कार्य प्रणाली थी उससे जमींदारों और साहूकारों में भय व्याप्त हो गया था। और फिर धीरे धीरे जो है जो उरांव जनजाति के लोग हैं वह भूमिपतियों या फिर जमींदारों के यहाँ कार्य करना बंद कर देते हैं और न ही हल चलते हैं और न खेती होती है, और इस तरह से जमीनें जो है वह पड़ती हो जाती है। और इस असहयोग के चलते जो है वह भूस्वामियों या फिर जमींदारों की जो है उपज मारी जाती है। और इस कदम का जो परोक्ष प्रभाव है आप देखें तो वह ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश राज की लगान वसूली पर पड़ता है। और जब लगान वसूली पर यह प्रभाव पड़ता है तो ब्रिटिश सरकार जो है यह सोचना शुरू कर देती है कि धार्मिक आंदोलन के नाम पर यह जो युवक एक आंदोलन खड़ा कर रहा है, इस आंदोलन का कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की नींव पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, एक कुठाराघात होगा। और चिंगरी जो जगह है, चिंगरी के डोको टोली में एक विद्यालय का निर्माण होता है और उस विद्यालय निर्माण में जतरा उरांव जो है अपने समुदाय के लोगों से कहते हैं कि हम इस विद्यालय निर्माण में सहयोग नहीं करेंगे, और वह विद्यालय निर्माण नहीं हो सकता, नहीं हो पाया। और इस असहयोग आंदोलन का मुख्य आरोपी जो है वह जतरा उरांव को ही माना जाता है, जिन्हें 7 अनुयायी जो रहते हैं उनके साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गुमला की एसडीएम की अदालत में जब इन्हें पेश किया जाता है तो इन्हें 1.5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। और 1.5 साल सश्रम कारावास की जो सजा होती है वह इस शर्त के साथ रहती है कि जो है यह अपने पंथ का प्रचार आगे नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। क्योंकि जेल में इन्हें काफ़ी प्रताड़ना दी गई थी, तो जेल से छूटने के सिर्फ 2 महीने में इनकी मृत्यु सिर्फ 28 साल की उम्र में हो जाती है। लेकिन जतरा उरांव के देहावसान के बाद में भी आंदोलन जो है वह अपना पांव पसारते रहता है, और आंदोलन का विस्तार जो है वह लोहरदगा, कुडू, लातेहार, बेडो, मांदर, रांची, पलामू जैसी जगहों पर फैलते जाता है। और जतरा की जब मृत्यु होती है, जतरा की देहावसान के बाद उनकी शिष्या देवमुनि और शिष्य शिव भगत, यह 2 नाम खासे महत्वपूर्ण हैं। ये जो है ये आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और आंदोलन जो है वह दोगुने उत्साह से आगे बढ़ता है। मांडर जो क्षेत्र है या फिर मांदर जो क्षेत्र है वहाँ पर शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, विशुनपुर में भीखू भगत, ये जो लोग होते हैं ये इस आंदोलन के कुछ मुख्य लोग रहते हैं। और आप देखें तो जब इनका देहावसान होता है उसके कुछ समय बाद ही करीब करीब 2 लाख से 2,60,000 या फिर 70,000 लोग जो है टाना पंथ में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इनकी मृत्यु होती है, जो इनका देहावसान होता है, उसके बाद भी जो है आंदोलन अपनी गति पकड़ते रहता है। अब बात आती है कि जो विस्तार है, जो भौगोलिक विस्तार था, वह भौगोलिक विस्तार सरगुजा और बंगाल तक का हो जाता है। छोटा नागपुर की जो सीमाएं हैं, छोटा नागपुर की सीमाओं के बाद भी सरगुजा वह क्षेत्र है जो कि गुमला और पलामू से जो है वह सटा हुआ है। और संप्रति अभी अगर बात करें अभी के समय में छत्तीसगढ़ का भाग है, तो वहाँ पर भी यह आंदोलन अपने पांव पसारते रहता है, पांव पसार चुका रहता है। और बंगाल में भी यह अपना पांव पसार चुका रहता है। जहाँ तक आंदोलन के चरणों की बात करें तो यह आंदोलन जो है बिल्कुल चरणबद्ध आंदोलन के रूप में था, और जिसमें पहला चरण जो है वह परिहार और परिष्कार का चरण माना गया है। और इस परिहार और परिष्कार के चरण में मुख्य बात यह थी कि भूतों से मुक्ति का आंदोलन छेड़ा गया। भूतों से मुक्ति कहना भी एक प्रतीकात्मक व्याख्या है। इसके कहने का मतलब यह है कि अंधविश्वास में
अंधविश्वास में जो जकड़ा हुआ आदिवासी समाज था, उस आदिवासी समाज को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने की बात कही गई थी, ताकि आंदोलन की नींव जो है वह मजबूत की जा सके। और जो दूसरा चरण था वह आचरण के नियमों की बात करता है, और इन आचरण के नियमों की स्थापना होती है, और इस स्थापना के बाद जो है संगठन एक नया रूप धारण करता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो यह आंदोलन है यह बंगाल में भी फैलता है, और बंगाल में जो टाना भगत होते हैं यह वह जनजातीय लोग होते हैं जो कि चाय की खेती के दौरान अंग्रेज बाबुओं द्वारा या फिर बागान मालिकों द्वारा ले जाए रहते हैं। तो बंगाल में जो टाना भगत होते हैं वह यह चाय बागान के जो मैनेजर और मकाल ये बागान के मालिक होते हैं उनके खिलाफ संघर्ष करते हैं। वहाँ पर यह मशीनीकरण का विरोध करते हैं और बहिष्कार करते हैं, और जितने भी पूंजीवाद के प्रतीक हैं और ब्रिटिश राज के जो प्रतीक हैं, जैसे कि स्टीम इंजन हो या फिर मिल हो या फिर किसी भी तरह का मशीन हो, यह जो है यह उसका विरोध करते हैं। और यहाँ तक कि आप कहें तो जो भी रेल हो, साइकिल हो, ये चूँकि ब्रिटिश पूंजीवाद या फिर ब्रिटिश राज के प्रतीक थे, तो टाना भक्तों द्वारा इनका बहिष्कार किया जाता है। और बंगाल में जो वीरपाड़ा होता है जगह, वीरपाड़ा का शिशुपाड़ी, आप इसे नोट कर सकते हैं, यह एक प्रमुख केंद्र था, और वहाँ पर जो मुख्य आंदोलनकारी थे वो मंगलदास भगत। तो यह जो आंदोलन है सिर्फ वीरपाड़ा या फिर शिशुबाड़ी तक ही नहीं सीमित रहा। यह बंगाल में जो है, बंगाल में रंगाली, बाजना, फिर नागराकोट, चंपापुरी, थालझोड़ा, वानरहाट, इस तरह की जगहों में, और माल बाजार एक मुख्य केंद्र था, इस तरह की जगहों में यह फैल जाता है। इस आंदोलन के दमन की जहाँ तक बात है, तो यह आंदोलन जो है पुलिस बर्बरता का भी शिकार होता है, और जहाँ कहीं भी इनके जुटान या फिर बैठकें हुआ करती थी, उसकी रक्षा के लिए जो है सभी उरांव युवक अपने परंपरागत हथियारों के साथ तैयार रहते थे। टाना भगत मूवमेंट में, टाना भगत आंदोलन में, आंदोलन के नेता अंग्रेजी शासन या फिर ब्रिटिश राज को अपना मुख्य दुश्मन मानते थे। और जाहिर सी बात है कि जर्मनी, जैसा आप उस समय के विश्व राजनीति के परिदृश्य को देखें, तो उस विश्व राजनीति के परिदृश्य में आपको जर्मनी एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह नज़र आएगा। तो यह जर्मनी को मित्र मानते थे। और यह जो बंगाल का तेभागा आंदोलन, आपने अपने जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के तैयारी या फिर जो इतिहास के छात्र होंगे उन्होंने तेभागा मूवमेंट या फिर राजनीति विज्ञान के छात्रों ने भी तेभागा मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो यह जो बंगाल का तेभागा आंदोलन है, यह बंगाल का तेभागा आंदोलन इसी टाना भगत आंदोलन से अपनी प्रेरणा लेता है। और टाना भगतों का जो आंदोलन बंगाल में चाय बागान के मैनेजरों के खिलाफ होता है, जो श्रमिक जुटते हैं, वह कहीं ना कहीं इस तेभागा आंदोलन की जमीन को तैयार करते हैं। हाँ, ये आप अगर देखें तो यह आंदोलन जो है यह सिर्फ धार्मिक आंदोलन ही नहीं, यह अपने राजनीतिक स्वरूप को भी ग्रहण करता है। और जब राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण करता है तो उसके पीछे यह भावना रहती है कि जब तक स्वशासन अर्थात खुद के शासन की व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, तब तक जो है उरांव जनजाति की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। तो जो यह आंदोलन होता है उसमें स्वशासन और स्वावलंबन, यह जो है यह आप कहें कि यह दो जो मूल्य होते हैं, स्वशासन और स्वावलंबन, दो मूल्यों पर यह आंदोलन केंद्रित होता है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। लेकिन आंदोलन की जो मुख्य प्रवृत्ति रहती है वो कहीं ना कहीं सुधारवादी ही रहती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह
किन किन तरह के नैतिक मूल्यों की बात करता है। जो ताना भगत रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कर वसूली या फिर लगान के बहिष्कार की बात करते हैं, और यह जो बहिष्कार होता है बिल्कुल बिल्कुल ही शांति और अहिंसक तरीके से होता है। और जैसा मैंने बताया कि स्वावलंबन, जहाँ स्वावलंबन है तो वहाँ जो है कि वहाँ कहीं ना कहीं आप माने कि स्वाभिमान भी है, सच्चाई भी है और सादगी है। और ये अपने क्षेत्र से जो है हमेशा ही अंग्रेजों और जमींदारों को वापस जाने के लिए कहते रहते हैं। और इनका यह मानना है कि जो स्वर्णिम अतीत है वह कहीं ना कहीं अब गरीबी में तब्दील हो चुका है। और चूंकि लगान का यह बहिष्कार करते हैं तो इस लगान बहिष्कार के साथ ही अंग्रेज सरकार जो है, अंग्रेज सरकार अपना जो है कर वसूली के लिए इन पर दबाव बनाना शुरू करती है। और बकाया लगान की वसूली के लिए सबसे आसान रास्ता जो होता है वह खेत की नीलामी का होता है। और जैसे ही खेतों की नीलामी शुरू होती है यह आंदोलन जो है और तेजी पकड़ लेता है। यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसे मार्च 2019 मैंने लिखा है, इसे आप लोग करेक्ट कर लेंगे, मार्च 1919 होगा। मार्च 1919 में लोहरदगा का जो सेरो गांव है वहाँ करीब करीब 800 लोग, 800 उरांव जनजाति के लोग जो है वह इकट्ठा होते हैं लोहरदगा के सेरो गांव में। और इनमें जो मुख्य नेता रहते हैं उनका नाम आप देख सकते हैं कि शिबू, माया, सिन्हा, सुखरा और देविया। ये वहाँ पर टाना भगतों के लिए एक अलग देश और स्वशासन की मांग करते हैं। और उसके कुछ समय बाद जो है मार्च 1919 में इन्हें मार्च 1919 में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अधिकारी जो हैं, पुलिस अधिकारी जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं वो अप्रैल में ही इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि यह आंदोलन समाप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक यह आंदोलन रुकता नहीं है और न ही जो आंदोलनकारी हैं वो यह समझने को बाध्य होते हैं कि उनका तथाकथित नेता जो है वह भगवान नहीं है, तब तक यह आंदोलन जो है काफी गंभीर रूप धारण करते रहेगा। फिर 25 अक्टूबर 1919 को आप चाहे तो नोट कर लेंगे, 25 अक्टूबर 1919 को छोटा नागपुर के परमंडलीय आयुक्त मतलब कमिश्नर जो है वह अपने आला अधिकारियों को सूचित करते हैं कि इतने नेताओं की गिरफ्तारियों के बाद भी यह जो है संपूर्ण आंदोलन समाप्त नहीं हो पा रहा है। फिर दिसंबर 1919 में कुड्डू थाने का टीका गांव जो है वहाँ पर एक विशाल जनसभा आयोजित होती है। और यह टीका गांव ही वह गांव होता है जहाँ पर 1831 में बुद्धू भगत के आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसमें ये जो जुटान या फिर यह जो जनसभा होती है इसके नेता होते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें, तुरिया और जीतू भगत। और इस जुटान में, इस जनसभा में पलामू जिले के हजारों किसान सम्मिलित होते हैं। और यहीं पर वह निर्णय लेते हैं कि जो चौकीदारी शुल्क है, जो चौकीदारी का कर है और जो मालगुजारी का कर है वह जो है उसको भुगतान नहीं करेगा। और यह जो आंदोलन रहता है टाना भगत का, यह आप देखें तो धीरे धीरे एक अखिल भारतीय स्वरूप भी धारण करता है। देखते हैं कैसे। तो यह अखिल भारतीय स्वरूप धारण करता है कि सन 1920 में रांची में जब गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी के सामने जो टाना भगतों के जो नेता होते हैं वह यह आप कहें कि कसम खाते हैं कि या फिर एक निर्णय लेते हैं कि हम स्वाधीनता आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और 1920 में ही अधिकतर जो टाना भगत होते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका रहती है। और गांधी जी बार बार जो है इन्हें अपना सच्चा अनुयायी बताते हैं। अब बात यह है कि गांधी जी को इन
टाना भक्तों से मिलने की प्रेरणा कौन देता है, या फिर टाना भक्तों को गांधी जी के पास ले जाने वाले वो कौन महापुरुष रहते हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसे आप नोट कर लेंगे। अब चूंकि ब्रिटिश सरकार जो है वह इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने लगती है, तो उसके दो कारण थे। पहला तो यह कि असहयोग आंदोलन से इनका जुड़ाव हो चुका था, और दूसरा यह था कि लगान यह चुकता नहीं कर पा रहे थे। तीसरा यह कि यह अपने स्वशासन की मांग कर रहे थे, और चौथा यह कि यह गांधी जी को अपना नेता घोषित कर चुके थे। और रांची के तत्कालिक के जो उपायुक्त होते हैं, वह छोटा नागपुर आयुक्त को 9 मार्च 1921 को यह पत्र लिखकर बयान करते हैं कि एक टाना भक्तों की जो शक्ति है वह बढ़ती जा रही है, और इनके असहयोग आंदोलन में जुड़ने के चलते असहयोग आंदोलन को एक नई शक्ति प्राप्त होती है, और इस तरह से प्रशासनिक जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही। तो 1914 से 1921 के बीच में, 1914 से 1921 के बीच में जो इनका लगानबंदी और करबंदी का आंदोलन रहता है, जो लड़ाई रहती है, वो धीरे धीरे बहुत बड़े भूभाग में फैल चुकी रहती है। और 1922 में कांग्रेस का जो गया अधिवेशन होता है, इसको आप नोट कर लेंगे, वहाँ पर यह अपने पंचायत के जरिए एक कृषि सुधार के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए एक बहुत बड़ा जनमत तैयार करते हैं। असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों की गिरफ्तारी होती है, और इनकी जमीन जो है, इनकी जो भू संपत्ति है, उसकी जब्ती होती है। और देखेंगे कि उसका अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ता है, वह यह व्याख्यान के अंत होते होते तक आपको, इस व्याख्यान के अंत होते होते तक आपको समझ में आ जाएगा। तो 1931-32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी टाना भक्तों की भागीदारी रहती है। और जैसा मैंने पहले भी बोला था कि इनकी जो मान्यता है, इनकी मान्यता यह है कि यह महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ही टाना भगत के अवतार के रूप में आए। इसी बीच में आप यह भी नोट करते चले कि झारखंड की धरती पर रामगढ़ में, आपके इम्तहान के दृष्टिकोण से यह तथ्य खासा महत्वपूर्ण है कि पहली बार झारखंड की धरती पर रामगढ़ में 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में टाना भगत जो है 400 रुपए की थैली महात्मा गांधी को सौंपते हैं, और गांधी जी इससे जो है टाना भक्तों से अपना भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। और उनका यह मानना भी था टाना भक्तों का कि गांधी ही वह महापुरुष, वह ताकत है जो उनकी जमीन उनको वापस दिला सकते हैं। सन 1937 में कांग्रेस की सरकार बनती है, और जब कांग्रेस की सरकार जब बनती है तो कांग्रेस की सरकार में टाना भक्तों की भूमि वापसी का मुद्दा भी उठता है, और भूमि वापसी का जो मुद्दा उठता है उसके लिए प्रयास होते हैं। लेकिन चूंकि आप अपने हिस्ट्री पोर्शन की तैयारी में आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उसमें नहीं जाना चाहता। और सन 1947 ईस्वी में सरकार जो है वह रांची जिला टाना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947 पास करती है। इसका दूसरा नाम रहता है बिहार एक्ट 2 1948। इसको आप रिवाइंड करके नोट कर लेंगे। और इस एक्ट में रहता यह है कि सन 1913 से लेकर 1942 ईस्वी के बीच में अंग्रेज सरकार द्वारा टाना भक्तों के जिस भी भू संपत्ति की नीलामी और जब्ती की गई है वह उन्हें वापस दिलाया जाए। लेकिन इसका दुखद भाग यह रहता है कि यह अधिनियम भी टाना भक्तों को उनकी भूमि वापस नहीं दिला पाता है। आज़ादी मिलती है, आज़ादी के बाद भी जो है चूँकि सरकारी अमला जिस तरह से सुस्त पड़ा रहता है, वह इनकी भूमि वापसी
नहीं करा जाता है, जिसको लेकर काफ़ी अहिंसक आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। सन 2020 में आपने सुना होगा कि रेल रोको आंदोलन भी पलामू के कुछ हिस्सों में, झारखंड के कुछ हिस्सों में टाना भक्तों द्वारा किया गया था। तो यह अभी का घटनाक्रम है। तो यह जो भू वापसी की जो लड़ाई है, वह भू वापसी की लड़ाई अभी तक जारी है। और ब्रिटिश काल में एक मोटा मोटी जो आंकड़ा आप देखें तो उस समय 875 टाना भगत परिवार रहते हैं। 875 टाना भगत परिवारों की 4332 एकड़ जो भूमि है वह, और 66 डिसमिल भूमि, 4332 एकड़ 66 डिसमिल भूमि जमीन जो है वह नीलाम की गई। और उसमें से सिर्फ 172 परिवार ही ऐसे रहते हैं टाना भगतों को जिनको मात्र 1836 डिसमिल भूमि वापस की गई है। तो यह आंकड़े हैं, यह आंकड़े बता रहे हैं कि अभी भी किस तरह से जो है प्रशासनिक अमला कितना संवेदनशील है। और इसके बावजूद कि यह जो टाना भगत हैं वह मुक्ति दिवस मनाते हैं, लेकिन फिर भी शायद जमीन को लेकर इनकी मुक्ति अभी तक। कालांतर में जैसे जैसे आंदोलन का विस्तार होता है और उनकी संख्या बढ़ती है, तो इस पंथ में बहुत सारे नवीन तत्व आ जाते हैं। इनके रीति रिवाजों में भिन्नता होती है और इनकी कई शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इनकी प्रमुख जो शाखा है उसको सादा भगत, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो सादा भगत के नाम से जाना जाता है। ये इनकी एक प्रमुख शाखा है। अन्य शाखाओं की अगर बात करें तो उसमें बाछीदान भगत, कर्मा भगत और लुदरी भगत, नवा भगत, नारायण भगत, गौरक्षणी भगत, जुलाहा भगत, अरुआ भगत और विष्णु भगत, ये जो है ये इनके कुछ पंथ हैं। अब बात ये करते हैं कि अभी जो भी स्वशासन की इनकी मांग थी उस समय, वह कहीं ना कहीं किसानों को जो है एक नई दृष्टि प्रदान करती है, उनके कृषक अधिकारों को नहीं समझाने की बात करती है। और धार्मिक आंदोलन से यह जो आंदोलन है यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाता है। और गांधी का जो दर्शन है और जो गांधीवाद है, क्योंकि गांधी की भी व्याख्या जो है विभिन्न राजनीतिक मतों में विभक्त लोग अलग अलग ढंग से करते हैं और गांधी को अपने ढंग से वो समायोजित करते हैं। लेकिन अभी के समय में भी अगर आप देखें तो असली जो गांधीवाद है वह इन टाना भगतों के रूप में ही जीवित है। और यह टाना भगत आज भी खद्दर ही धारण करते हैं, सिर पे गांधी टोपी रखते हैं, तिरंगा रखते हैं और इनके घरों पर जो है आप सालों भर तिरंगे को लहराते देखें। और ये जो झंडा रहता है समुदाय का, पंथ का, वह पहले कभी सफ़ेद हुआ करता था, लेकिन गांधी जी के आप कहें गांधी जी के अनुरोध के बाद जो है यह सादा झंडा एक चरखे छाप तिरंगे झंडे में बदल जाता है। और इनके जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों में भी इन्होंने गांधी को और सत्य, दया, अहिंसा और चरखे को अपने ढंग से आप कहें तो निरूपित किया है। झारखंड में जो भी अंचल आप देखें कि नक्सलवाद या फिर एक हिंसक विचारधारा से संघर्ष करते रहे हैं, उन जगहों पर जहां भी ये टाना भक्तों का आंदोलन कभी न कभी रहा है, वहां पर यह नक्सल विचारधारा कमजोर है। और अभी भी जो आंदोलन चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि सन 2020 में भी रेल रोको आंदोलन और अन्य आंदोलन जो हैं हुए हैं, तो उस आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि जो CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1947 की धारा 145 है,
और 81 पारा ए उसको लेकर का जो है कि आंदोलन चल रहा है। और यह जमीन को लेकर फ्री डाउन जो है कि कानून की मांग करती है। सरकार जो है, सरकार टाना भगतों की वंशावली बनाने का भी निर्णय ले चुकी है और वह यह कहती है बार बार कि हम सर्वे कराकर उनका नाम जो है जोड़ेंगे और एक कल्याण बोर्ड की तरह, कल्याण बोर्ड जो है उसके तहत इनका हम जो है विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है तय करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टाना भगत जो मूवमेंट है वह कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में ऊर्जा को समाहित करता है और यह बिल्कुल गांधीवादी आंदोलन था और इसमें आत्मिक शुद्धि पर बल था और आंदोलन का जो मूल स्वरूप था वो सामाजिक और धार्मिक सुधार था। लेकिन चूँकि प्रश्न जो थे वह आदिवासी स्वशासन के थे और थे, तो कहीं ना कहीं जो है कि वह औपनिवेशिक सत्ता के टकराव में स्थित है। तो इस तरह से आप देखें तो इनका जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काफ़ी अमूल्य योगदान रहा है। तो यह जो है, यह व्याख्यान का पहला भाग मतलब लेक्चर का जो है फर्स्ट पार्ट है और जो अगला पार्ट है वह पार्ट रहता है आपको संथाल, मतलब संथाल आंदोलन। तो हम संथाल आंदोलन पर भी चर्चा करेंगे और जैसा कि पिछले बिरसा मुंडा के ऊपर दिए गए व्याख्यान में भी मैंने बताया कि जनजातीय आदिवासी आंदोलनों की एक श्रृंखला जो है वह उपस्थित है और उस श्रृंखला में आप देखें कि 1793 कहने का मतलब कि 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, स्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो लगाई जाती है उसे अस्थायी बंदोबस्ती में जो है कि काफ़ी मतलब चीज़ें जो हैं वह उलट पुलट की हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जो चुनौती मिलती है उसमें संथाल विद्रोह का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जो संथाल जो ये लोग हो रहे हैं, ये संथाल जो लोग हैं, क्योंकि संथाल एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, यह है राजमहल की पहाड़ियों में जो है कि निवास करते रहे और राजमहल की पहाड़ी, जैसे मैंने शुरुआती लेक्चर जो मुख्य व्याख्यान माला है उस लेक्चर सीरीज के शुरू के लेक्चरों में बताया था कि जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पहाड़िया लोग रहते थे और झूम कल्टीवेशन जो है, झूम कल्टीवेशन होता था, झूम खेती, और पहाड़िया लोगों को डिस्प्लेस कर कर फिर स्थानांतरित कर यह जो है कि संथाल। तो इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं जो खासे महत्वपूर्ण है कि 1763 में मेजर एडम जो है वो मीर कासिम को पराजित करता है। उसके बाद का घटनाक्रम आप लोग अपने सामान्य अध्ययन में पढ़े होंगे और ये इस क्षेत्र पर कैप्टन बुक, कैप्टन ब्राउन और अगस्त क्लीवलैंड जो है वह आप कहें तो क्लीवलैंड योजना बनी थी इस क्षेत्र में बसाहट की और किस तरह से इसको कराधान की प्रक्रिया में लाया जाना है, तो योजना उससे संबंधित थी। और फिर जो है कि 1823 में राजमहल की पहाड़ियों पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और यह जो क्षेत्र है वो दामिनी कोप, मतलब दामिनी कोप के नाम से जाना जाता है। तो यह घटनाक्रम 1837 से 38 में जो है कि सामान्य प्रशासन हेतु जेम्स पोर्टल की नियुक्ति होती है और चूँकि आप कहें कि जो कचहरी की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था होती है, जैसे कि हम लोग ये कह रहे हैं कि जो उस समय की फौजदारी मुकदमों की जो बात हो रही है, उस फौजदारी मुकदमे के लिए यह कचहरी के शरण में जाते हैं, वहाँ संथाल लोगों को न्याय नहीं मिलता है और
जो भागलपुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक का जो क्षेत्र है वह एक ही न्यायालय से संबंधित रहता है। और कचहरी में ये जो न्याय प्रक्रिया है यह दुरूह और त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर आप कहें कि मतलब वह इनसे किसी न किसी रूप में उगाही कर रहे होते हैं, इससे एक छटपटाहट इनके बीच में एक असंतोष रहता है। तो जैसा मैंने बताया कि इस क्षेत्र में संथालों का आगमन होता है, उससे पहले पहाड़िया लोग रहते हैं, तो यह आगमन हजारीबाग और वीरभूम से होता है। तो वो मेले जो इतिहासकार हैं तो उनका कहना यह है कि 1790 से 1810 के बीच की यह बसाहट है। और जैसे जैसे समतल भूमि के बाशिंदे या फिर निवासी इस क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि कर उगाही को लेकर अंग्रेज जो सरकार रहती है वह इन लोगों को वहाँ पर बसाती है। तो इस कर उगाही और आप दूसरा कारण देखें तो जो भागलपुर से जो आपको तो रेलवे की जो लाइन दिखती है उस रेलवे की लाइन पे काम करने के लिए चूँकि संथाल मजदूर वहाँ रहते हैं, लेकिन बाहरी लोग जाते हैं और एक अर्थव्यवस्था यहाँ शुरू होती है जिसमें बाहरी लोगों का दखल होता है, मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है और महाजनी जो है महाजनी एक रूप लेती है। तो वहाँ पर यह कहानी आपको आगे चलती है। तो यह जो है कि यह जो है घटनाक्रम होता है। और जो समतल से जो लोग जाते हैं और वो लोग जो है वो करों को वसूलने के लिए जाते हैं और उत्पादित हर वस्तु पर जो कर लगा रहता है तो वो लोग जो है दिक्कू माने गए, वो दिक्कू के नाम से जाने जाते हैं। और इस तरह से महाजनों का शोषण वहाँ शुरू होता है। और जहाँ तक इससे संथाल हुल के नायकों की बात करें तो यह भोगनाडीह के चुन्नी मांझी के 4 पुत्र होते हैं, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। और सिद्धू का जन्म जो है 1855 के आसपास होता है, कान्हू का जन्म जो है 1820 के आसपास का माना गया है, चांद का जन्म 1825 के आसपास माना गया है और भैरव का जन्म 1835 के आसपास का माना गया है। और जैसे कि हर जनजातीय आप आंदोलन की बात करें तो हर जनजातीय आंदोलन में एक प्रतीक चिन्ह रहता है, तो इस आंदोलन का भी एक प्रतीक चिन्ह है जिसे इस आर्य सत्वे की टहनी। और यह जो कहें कि आपको संथाल हुल की जो शुरुआत है वह 30 जून 1855 को मानी जाती है। और इस 30 जून 1855 को होता यह है कि हजारों हजार की संख्या में जो है संथाल लोग वहाँ पर भगनाडीह में जुटते हैं। और जो भगनाडीह में ये जो जुटते हैं तो वह कहीं ना कहीं दिक्कुओं के खिलाफ, दिक्कुओं को उखाड़ फेंकने के खिलाफ उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। तो यह जो है यह घटनाक्रम होता है और 30 जून को ही हम लोग हूल दिवस मनाते हैं। तो यह जो है ये कहानी होती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यह कुछ बातें होती हैं कि संथाल जो है वो अपनी क्योंकि उनका एक राजनीतिक ढांचा रहता है, उस ढांचे के बारे में कुछ चर्चा पहले के व्याख्यानों में मैंने कर दी है। तो वह जो राजनीतिक ढांचा रहता है उनकी जो उनकी अपनी स्वशासन की आप कहें स्वशासन का जो व्यवस्था है उस स्वशासन के व्यवस्था में पढ़ा पंचायत होती है और उस पढ़ा पंचायत के अंतर्गत लोग शासन करते हैं। और उसमें यह अपने सरदार का भी मनोनयन करते हैं, अपने सरदार को यह चुनते हैं जो उनके हित की रक्षा में रहता है। और वह सरदार जो है वह सारे गांव से कर को इकट्ठा करता है और राज्य को करता है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी यह लोग अपने पुरोहित या फिर पाहन का चुनाव करते हैं। और वह जो पुरोहित या पाहन है वह एक मीडिएटर या फिर आप कहें कि जो इनके इष्ट देवता ठाकुर होते हैं वह इष्ट देवता ठाकुर के
जो है कि साथ इनका संबंध स्थापित करता है। तो ये बीच की कुछ बातें हैं। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इनकी अपनी जो है वह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। और वह जो छिन्न भिन्न व्यवस्था होती है तो उस छिन्न औपनिवेशिक के घेरे में जो है कि नए जमींदार हर एक संथाल से अलग अलग जो है कि कर की वसूली करते हैं। और उस कर के वसूली में जो है कि सरदार जो कि समाज का एक अभिन्न अंग हुआ करता था वह उनका शोषक हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब ये घटनाएं जो है कि ये घटनाएं घटती। अब बात ये है कि कुछ तात्कालिक कारण जो है कि रहा होगा। और वो तात्कालिक जो कारण है, जैसे मैंने इस स्लाइड में, स्लाइड पीछे चली गई है, कि यह जो तात्कालिक जो कारण होता है वह तात्कालिक कारण ये होता है कि भागलपुर से बर्दवान तक एक रेल परियोजना जो है विकसित की जा रही होती है। और उसमें जो है कि ठेकेदार संथाल मजदूरों को काम पे लगाते हैं और न उनको उचित मजदूरी मिलती है और जो है कि न उनके साथ एक उचित व्यवहार किया जाता है। तो इस उचित व्यवहार और उचित मजदूरी के साथ एक आप कहें तो एक चिंगारी भड़कती है बीच में कि 3 संथाली मजदूरियों का अपहरण होता है। और इन अपहरणों के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है यह आंदोलन धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है। और यह जो आंदोलन जो प्रस्फुटित होता है तो यह संथाल मतलब दामिनी कुह के इलाके से कलकत्ता के हुल यात्रा की लोग करते हैं। तो यह जो है कि यह कहानी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 7 जुलाई 1855 को जो है कि इसकी विधिवत शुरुआत मानी जाती है और 30 जून 1855 को हूल दिवस को भगनाडीह में महाजुटान होता है। एक मुखबिर रहते हैं महेश लाल दत्त जो कि सिद्धू कान्हू को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी हत्या सिद्धू कान्हू कर देते हैं। और 7 जुलाई 1855 को संथाल विद्रोह या संथाल हूल की विधिवत शुरुआत होती है। और जब ये शुरुआत होती है तो जो सरकारी जो सूत्र रहते हैं फूट डालने की भरसक कोशिश करते हैं या फिर आंदोलन को अपने पक्ष में करने की, जो कि संभव नहीं हो पाता। और बहुत सारे महाजन और सौदागर जो है इसमें मारे जाते हैं। कई जगहों पर लूटपाट भी मचती है। और भागलपुर के जो कमिश्नर होते हैं, भागलपुर के कमिश्नर मेजर बरो को भेजते हैं। और जो पीरपैंती का मैदान है वहाँ पर मेजर बरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना जो है वह विद्रोहियों से जा भिड़ती है। और 16 जुलाई को यह 16 जुलाई 1855 को यह युद्ध कुल 5 या 6 घंटे होता है, जिसमें मेजर बरो जो है पराजित होते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग अपनी हिस्ट्री की क्लासेज में पढ़े होंगे कि अंग्रेजों के पास बारूद, फायर पावर या फिर आधुनिक आग्नेयास्त्र की शक्ति थी। और संथाल जो है तीर धनुष से लड़ते थे। उनके पारंपरिक हथियार उनके सामने कहीं भी बीस नहीं पड़ते थे, लेकिन बहुत मात्रा में हताहत होने के बावजूद भी वह बहुत बहादुरी से संघर्ष करते हैं और वहाँ पर जो है कि वह मेजर बरो की सेना को हराते हैं। 21 जुलाई 1855 को नए घटनाक्रम में पुलिस, जमींदार और महाजनों की जो है सम्मिलित सेना विद्रोहियों से लड़ती है और वहाँ पर वह परास्त होती है। फिर लेफ्टिनेंट टालमेइन वहाँ जाते हैं और वो ही वहाँ से हार कर वापस आते हैं। और इस तरह से दामिनी कोह का जो इलाका है उस दामिनी कोह के इलाके में एक स्वतंत्र सरकार का गठन होता है। और स्वतंत्र सरकार का यह जो गठन है ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए इस भारतीय जमीन पर सबसे बड़ा झटका होता है। अगर इतिहासकार 1857 को पहली लड़ाई मानते हैं तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, सिर्फ मेरे विचार से ही नहीं, बहुत सारे इतिहासकारों के मत में यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक
होती है, क्योंकि 1855 का जो संथाल हुल है वो कहीं न कहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की पहली लड़ाई होती है और इस तरह से वहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना होती है। और 10 नवंबर 1855 जो है वह संथाल क्षेत्र जो है सैनिकों के हवाले कर दिया जाता है। और इसमें एक मोटा मोटी अंग्रेज इतिहासकारों ने भी अपने हिसाब से गजेटियर्स और अन्य स्रोतों में लिखा है, अन्य स्रोत हैं, तो उसमें करीब करीब 15,000 संथाल युवक युवती बच्चे और बूढ़े मारे जाते हैं। और फिर जो है कि यह आंदोलन जो है वह दमन इसका होता है। और इतनी संथाल बस्तियां रहती हैं, उन्हें या तो आग के हवाले कर दिया जाता है और नहीं तो वहाँ पर जो है कि कत्लेआम किया जाता है। तो यह एक घटनाक्रम जो है वह आपके इम्तहान के दृष्टि से आप इसको बार बार देख लेंगे, तो ताकि आपके जो है कि दिमाग में यह बात बैठ जाएगी। और संथाल हुल में यह आप जानते चलें कि किसी भी संथाल नेता ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। और हंटर जो है, हंटर जिन्होंने एनल्स ऑफ रूरल बंगाल लिखी थी, वो इस बात को लिखते हैं कि जब तक डुगडुगी बजती रही तब तक अंतिम संथाल युवक लड़ता रहा। और ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं भी यह कहा नहीं गया कि संथाल इस युद्ध में हार गए। और जितने उत्साह और साहस से संथाल लड़े थे, वह आप मान के चलें कि कहीं न कहीं उसके पीछे धार्मिक भावना भी थी, उसमें धर्म का अवलंबन था। क्योंकि जो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो हैं वह यह कहते हैं कि यह मरांग गुरु और जाहिर है मतलब जो उनकी देवी है, यह उनका आदेश है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसमें सखुआ की डाली जो है तो संदेश के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है प्रयोग में लाई जाती है। और जो इनका जो जुटान होता है, जो जुटान की तारीख है वो 30 जून 1855 है। उस जुटान में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया जाता है। तो यह कुछ तथ्य हैं जिसको आप जो है कि वह नोट करते चलेंगे। 7 जुलाई दिघी थाने पर हमले की और मुखबिर महेश लाल दत्त की हत्या की भी बात मैंने पहले बताई थी कि वो मुखबिर हैं, उनकी हत्या की जाती है। और पाकुड़ में जो एक टावर है, उस टावर का निर्माण जो है वह सिर्फ और सिर्फ जो है कि संथालों से रक्षा के लिए किया गया था, अंग्रेज अफसरों। और उस टावर से चली गोलियों से सैकड़ों संथाल मारे गए थे। तो फिर आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 3 जगहों के नाम को मैंने लिखा है, रघुनाथपुर, संग्रामपुर और पीरपैंती। यह 3 जो है मुख्य स्थल थे। बाद में यह जो संथाल विद्रोह का क्षेत्र है वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाता है और बढ़ैत में चांद भैरव जो है वह मारे जाते हैं। और ऊपर बंदा जो जगह है वहाँ पर कान्हू मुर्मू की गिरफ्तारी होती है और 19 अगस्त को सिद्धू की भी गिरफ्तारी होती है। सिद्धू मुर्मू को बढ़ैत में 24 फरवरी 1856 को और कान्हू को भगनाडीह में 23 फरवरी 1856 को फांसी दी जाती है। और इस घटनाक्रम के बाद, इस आंदोलन के समाप्ति के बाद 30 नवंबर को जो है संथाल परगना जिले की स्थापना होती है। तो यह एक प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि यह संथाल विद्रोह से संबंधित एक प्रश्न आपके यूपीएससी की या फिर यूपीएससी की परीक्षाओं में भी आता रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जो चुनौतियाँ मिली थी भारत की इस ज़मीन पर, उन चुनौतियों में संथाल विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि
1855-56 का यह संथाल हुल कहीं न कहीं 1857 के स्वतंत्रता की लड़ाई में कहीं न कहीं पूर्व पीठिका या फिर बैकग्राउंड का निर्माण करता है। और इस चीज़ को आप समझ लें कि संथाल परगना में इसी संथाल हुल के फलस्वरूप किसी भी ब्रिटिश मिशनरी को या फिर किसी भी यूरोपियन मिशनरी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी और धर्मांतरण में कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। और फादर पोटेंट जो थे वो फादर पोटेंट उन्होंने संथालों के बीच में बहुत कल्याणकारी कार्य किए। उनको इस ज़िले के जो है लोगों के आप कहें तो समाज सेवा या फिर जीवन के उत्थान का कार्य जो है सौंपा जाता है। 1855-56 का यह जो आंदोलन है, इस आंदोलन में फूलो झानो, ये दो बहनों का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे। परीक्षा में ज़्यादा संभावना है कि पूछा जाए। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस लिहाज से आप यह कहें तो कहीं न कहीं महिला जो भागीदारी है, जो नारी शक्ति की भागीदारी है संथाल हुल में, वो भी थी। और 1855-56 का यह जो संथाल हुल होता है, इस संथाल हुल में भारतीय लोगों ने राष्ट्रीयता के उदय में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स के शब्दों में यह भारत की प्रथम जनक्रांति के उन्होंने लिखा है इस चीज़ को। और मैंने पहले भी बताया कि डब्ल्यू हंटर जिन्होंने एनल्स ऑफ रूरल बंगाल लिखा था, उन्होंने संथाल हुल के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से लिखा है। तो इस तरह से इस व्याख्यान में मैंने इन दोनों महत्वपूर्ण आंदोलनों को समेटने की, उनके तथ्यों को आपके कहानी के, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से समेटने की कोशिश की है। बाकी के जो पूरक व्याख्यान हैं उसमें आपको 1857 की लड़ाई में झारखंड का योगदान, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों में जो झारखंड के आंदोलनकारियों का योगदान था और किस तरह से घटनाक्रम जो है वह था, उसको हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से समेटने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। जय जोहार।